स्वागत है साथियों। हमने अपनी पिछली क्लास में सुमित्रानंदन पंत के विषय में जो महत्वपूर्ण आलोचनात्मक पंक्तियां थी, उन पंक्तियों को देखा। उनकी रचनाओं पर, उनकी कविताओं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल या रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी टिप्पणियां की है, उन सभी का अध्ययन हमने किया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी कविताएं हैं पाठ्यक्रम में जो हमें पढ़नी है। तो सबसे पहली जो कविता है वो देखते हैं, प्रथम रश्मि। प्रथम रश्मि कविता आपके पाठ्यक्रम में है। तो देखते हैं इसमें कि प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना। कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने यह गाना। प्रथम रश्मि का आना एक पक्षी है जो भोर में सूर्य की किरणों के आने के पहले ही पूरी धरती पे हलचल मचा रहा है, अपनी मीठी तान से सबको जगा रहा है। और वो जान चुका है कि सूर्य की पहली किरणें अब धरती पर प्रवेश करने वाली हैं। तो ऐसे एक पक्षी को संबोधित करते हुए सुमित्रानंदन पंत जी ने ये कविता लिखी हुई है, प्रथम रश्मि। लिखते हैं कि प्रथम रश्मि का आना तुमने, हे बाल विहग, हे पक्षी, तुमने कैसे पहचान लिया कि प्रथम रश्मि सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ने वाली है, और तुम उसके पहले ही कैसे जग गए। तो ये पूरा संबोधन है कि कहाँ कहाँ है बाल विहंगन, पाया तूने यह गाना। तूने यह गाना कहाँ से पाया, तुमने इतने सुरीले जो तान तुम सुबह से भोर के पहले ही तुमने मचा रखी है, तुमने कहाँ से पाया। ये प्रश्न उसमें पूछते हैं। तो आप देखेंगे कि अब तक में जो कविताएं लिखी जा रही थी प्रकृति के संदर्भ में, प्रकृति को संबोधित करते हुए, उसमें मनुष्य ने अपने हृदय के भावों को, अपने सुख दुखों को प्रकृति के माध्यम से प्रकट किया है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस तथ्य को, इस दृष्टि को भी महसूस किया जो पंत जी ने प्रयोग किया, कि प्रकृति का सौंदर्य एक निरपेक्ष भाव में, मनुष्य के सुख दुख का आरोपण न हो के, उसका सौंदर्य एक अपने आप में एक तटस्थ भाव है जो अद्वितीय है, अनुपम है। तो जरूरी नहीं है कि उसे मनुष्य के भावों या मनुष्य के सुख दुखों के सापेक्ष में ही देखा जाए प्रकृति को। प्रकृति का अपना एक अलग जो सौंदर्य है, उसको कैसे दिखाया जाए, वो उनकी कविताओं में ये अप्रोच दिखाई पड़ता है। पंत जी लिख रहे हैं कि सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर, ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना। शशि किरणों से उतर उतर कर, भू पर काम रूप नभचर, चूम नवल कलियों का मृदमुख, सिखा रहे थे मुस्काना। स्नेहहीन तारों के दीपक, श्वास शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवन में, तम ने था मंडप ताना। तम ने अपना मंडप ताना हुआ था, रात्रि ने अपना मंडप। अब देखें कि रात्रि का जो चित्रण है वो कैसा है, मंडप के रूप कि चारों तरफ रात्रि है। श्वास शून्य थे तरु के पात, सारे वृक्षों के जो पात थे, ऐसा लग रहा था कि सब सन्न मारे हुए हैं, उसमें श्वास नहीं है। स्नेहहीन तारों के दीपक, रात भर तारों के दीपक जल रहे हैं, उसमें स्नेह नहीं है, वो कोई लपक झपक नहीं है। इस तरह का पूरा माहौल है, और अचानक से प्रथम रश्मि आने वाली है, इस बाल विहग को कैसे पता चल गया। तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, और प्रकृति का वो वर्णन कर रहे हैं कि रूप कैसा है। कूक उठी सहसा तरुवासिनी, तरुवासिनी उस तरु पर, वृक्ष पर रहने वाला वो पक्षी, वो विहग, वो कूक उठा, वो कोयल कूक उठी। गा तू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी, बतलाया उसका आना। कैसे तुम्हें, किसने तुम्हें बताया, हे अंतर्यामिनी, तुम्हें कैसे, किसने बता दिया कि प्रथम रश्मि आने वाली है, सूर्य का उदय होने वाला है, और तुमने मीठी तान छेड़ दी, किसने बताया। तो कूक उठी सहसा तरुवासिनी, गा तू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी, बतलाया उसका आना। निकल सृष्टि के गर्भ, निकल सृष्टि के अंध गर्भ से, छाया तन बहु छायाहीन, चक्र रच रहे थे खल निश्चय। तो ये सृष्टि, सृष्टि के अंध गर्भ से, जो रात्रि का मंडप था, उससे बाहर निकल के तुम्हें कैसे ये बातें पता चल चुकी, प्रकृति का इस सौंदर्य का तुम्हें कैसे भान हुआ। चला कुहुक टोना माना, छिपा रही थी मुख शशि बाला, निश के श्रम से होशहीन, कमल क्रोड में बंदी था अली। रात्रि हुई जब, शाम के संध्या के समय, कमल अपने क्रोड में एक अली को, भौरे को बंद कर रखा था। कोक शोक से दीवाना,
ऐसे पूरे परिवेश में कैसे किस तरह से उसे पता चल पाता है प्रथम रश्मि के विषय में कि पहली किरणें आने वाली हैं। मूर्छित थी इंद्रियां स्तब्ध जग, जड़ चेतन सब एकाकार, शून्य विश्व के उर में केवल सांसों का आना जाना। तुमने कैसे पहचाना, कैसे पता चला तुम्हें? तूने ही बहुदर्शिनी गाया जागृत का गाना, श्री श्री सुख सौरभ का नवचारिणी गूंथ दिया ताना बाना। तो ये कविता की पंक्तियां हैं प्रथम रश्मि से। आपको ये पहचानना है, कभी भी पूछे तो उससे वहां से आपको ये पता होगा कि ये कविता की जो पंक्ति है वो प्रथम रश्मि से है। आगे देखते हैं कि निराकार तम मानो सहसा, ज्योति पुंज में हो साकार। जो निराकार तम मानो सहसा, पूरी रात्रि अंधकारमय थी, अचानक से ज्योति पुंज के रूप में वो साकार हो गई, अचानक से उजाला हो गया, प्रकाश चारों तरफ फैल गया। बदल गया द्रुत जगत जाल में, धर कर नाम रूप नाना। पूरा पूरा जो जगत है वो बहुत तेजी से क्विक बदल गया जब प्रकाशमान हो गए पहली किरण प्रथम रश्मि धरती पर आ गई। सूर्योदय हो गया, हलचल हो गया, भौरा जो रात भर कमल क्रोड में बंदी था वो बाहर निकल आया कमल के खिलने पर। तो ये सिहर उठे पुलकित दो ध्रुव दल, सुप्त समीरण हुआ अधीर। रात भर से जो समीर जो हवा सुप्त थी वो अधीर उठी, झलका हास कुसुम अधरों पर, पुष्पों के अधरों पर हास झलक उठा, हिल मोती का सा दाना। आप देखेंगे कि इस पूरी कविता में आपने यदि पढ़ा होगा तो ये जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है पृथ्वी पर, वनस्पतियों पर, तो कैसे परिवर्तन, द्रुत परिवर्तन हो रहा है और सारा माहौल एकदम हलचल से भर चुका है और अलग अलग सौंदर्य दिखाई पड़ने लगा है। उसका एक दृश्य सुमित्रानंदन पंत जी ने इस कविता में दिखाया है। जैसे उन्होंने लिखा, खुले सुरभि डोले मधुबाल, स्पंदन कंपन और नवजीवन, सीखा जगने अपनाना, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया यह स्वर्गिक गाना। ये स्वर्गिक सौंदर्य है, यह स्वर्गिक गान है, तुमने कहाँ पाया, तुमने इस कैसे पहचाना उसके प्रवेश को, उसके आगमन को। तो इस तरह का भाव आपको प्रथम रश्मि कविता में दिखाई देगा। प्रथम रश्मि कविता जो है वो किसमें शामिल है, किस काव्य संग्रह में? तो 1919 में इसका प्रकाशन हुआ है, आपको ध्यान रखना है। और वीणा काव्य संग्रह में ये कविता शामिल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, एक कविता है नौका विहार, ये भी पाठ्यक्रम में लगी हुई है। नौका विहार से कई सारे प्रश्न बन चुके हैं अब तक, यूजीसी नेट में भी बने हैं, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में भी। और यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि नौका विहार कविता में कुछ कुछ शब्द हैं, किसके विषय में है, क्या है। और हमने जो अपनी पिछली क्लास है जिसमें सुमित्रानंदन पंत के विषय में हमने आलोचनात्मक पंक्तियों को देखा, उसमें हमने ये बात रखी हुई है शुक्ल जी की कही हुई कि जो पूर्वार्ध है इन कविताओं का वो पूरी तरह से प्रकृति के सौंदर्य पर है, और जो उत्तरार्ध है वो दार्शनिक चिंतन पर। आप देखेंगे उसका भाव दर्शन से जुड़ जा रहा है, कुछ ना कुछ वहां पे एक दार्शनिक उद्देश्य, दार्शनिक मत दिखाई पड़ेगा। तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कविता है नौका विहार, शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तन्वंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। ये पंक्ति पूछी गई थी यूजीसी नेट की परीक्षा में, इसलिए आपको इसे ध्यान रखना है कि ये नौका विहार गंगा नदी में हो रहा है। उस नदी को क्या क्या कहकर संबोधित कर रहे हैं और क्या नहीं कहा है। तो इस तरह से देखिए, सैकत, सैकत माने बालू, बालू की शैया पर, बालू की जो शैया है, जो बिस्तर है, उस पर लेटी है कौन? तनवंगी गंगा, दुबली पतली क्षीण, ग्रीष्म विरल, गर्मियों के दिन में जो नदियों का जो पानी है, जल है, वो कम हो जाता है, तो नदियां ऐसा लगता है कि पतली हो गई है, दुबली हो गई है। तनवंगी गंगा, दुग्ध धवल, एकदम शुद्ध उसका जल है, और गर्मियों के दिन में वो लेटी है श्रांत क्लांत और निश्चल। ये तीन ध्यान रखना है कि उसकी जो दशा नदी की बताएगी वो कैसी, श्रांत है, क्लांत है, मुरझाई हुई, और निश्चल एकदम अ, उतना वेग नहीं होता है जैसे बरसात के दिनों में नदियों में होता है।
तो शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल शैकत सैया पर दुग्ध धवल तरमंगी गंगा ग्रीष्म विरल। ध्यान रखना है, ये नौका विहार की पंक्तियां हैं। तापस बाला सी गंगा कल, एक तपस्वी की बाला, तपस्वी की पुत्री जैसी लग रही है ये गंगा। दुग्ध धवल, उसके जो जल हैं उस पर जो रश्मियां पड़ रही हैं, ऊपर का जो प्रकाश है वो ऐसे लगता है कि मानो साड़ी का कोई किनारा, और वो शांत होके बालू के टीले पर या बालू के बिस्तर पर शैया पर वो लेटी हुई है नदी, पतली सी दुबली छीणकाय। तापस बाला, किसी तपस्वी की बाला जैसी लग रही है। शशि मुख से दीपित मृदु कर तल। अब जब रात्रि का समय है, ऊपर से चंद्रमा है, चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा है। शशि मुख से दीपित मृदु कर तल, शशि चंद्रमा के मुख से दीपित हो रहा है, पूरी नदी दीपित हो रही है, तापस तपस्वी की बाला की तरह लग रही है। चंद्रमा का प्रकाश जब उसके जल में पड़ रहा है तो श्वेत वस्त्रों जैसा पूरा का पूरा एक वातावरण बन रहा है। देखिए, लहरें उर पर कोमल कुंतल, लहरें उर पर, तो वो ऐसा लग रहा है तनमंगी गंगा लेटी है और लहरें उसके ऊपर कोमल कुंतल की तरह, बालों की तरह लहरा रही हैं लहरें। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। और नीलांबर भी ऐसा लग रहा है उसके ऊपर कि चंचल अंचल सा, आंचल जैसा, नीला आंचल जैसा है। वो जमीन पे लेटी है बालू की शैया पर, और आसमान में वो अंचल सा नीलांबर। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशकी रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। लहरें बहुत पूरा परिवेश बना दे रही है कि साड़ी के सिकुड़न जैसा आसमान नीले रंग का जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वो ऐसा लगता है कि वो उसका आंचल हो। तो ये उसका दृश्य है, उस नदी का वर्णन है, जो शांत क्लांत निश्चल बालू की शैया पर लेटी हुई पतली सी दुबली सी गंगा नदी। अब देखिए, अब नौका विहार होता है, इसे देखना है हमें कि चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की स्मृति, सिकता, सिकता रेत है, सिकता की स्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचरत। पाले पाले बंधी खुला लंगर, पाले बंधी खुला लंगर, मृदुमंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसिनी सी सुंदर, तरणी नाव, लघु तरणी हंसनी सुंदर। तो जो मंथर मंथर मंद मंद गति से जो जो पालों से बंधी हुई थी नाव, उसका लंगर खुल गया है, और मंथर मंथर मंद मंद गति से नदी में वो लघु तरणी छोटी सी नाव आगे बढ़ रही है, क्योंकि कभी नौका विहार में। तो ऐसा लगता है ऊपर से देखने पर कि कोई हंसिनी, हंसिनी जा रही है, कोई नाव नहीं है, कोई हंसिनी नदी में तैर रही है। लघु तरणी हंसिनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काकर का राजभवन सोया जल में निश्चल प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। तो ये पूरा माहौल है, वो नदी की सुंदरता का वर्णन करने के साथ बता रहे हैं कि नाव कैसे नदी के ऊपर नदी में बह रही है, ऐसा लगता है कोई हंसनी तैर रही। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल। नभ का अंतस्थल भी ज्योतित हो रहा है इस नदी के जो नदी में प्रकाश उठ रहा है। विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, जो तारक दल हैं, तारों के दल हैं, ऐसा लगता है नदी में कुछ खोज रहे हैं आंखें फाड़ फाड़ के। जिनके लघुदीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। तो ये लहरों में तारों का प्रकाश ऐसा लग रहा है कि फिरती लहरें लुक छिप पल पल, अंचल की ओर किए अविरल। सामने शुक्र की छवि झलमल, शुक्र तारा जो है उसकी भी छवि झलमल हो रही है नदी में। पैरती पैरती परीसी जल में कल, रूप हरे कचों में हो ओझल। तो ये ऊपर का जो ऊपर के जो तारों का प्रकाश है नदी में, वो भी अलग किस्म से सुंदरता, ऐसे लगता है कि जैसे कि किसी आंचल में या उसकी साड़ी में कुछ
जो मोतियां टकी हुई हैं, इस तरह के भाव भी दिखाई पड़ते हैं। लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। लहरों के घूंघट से झुक झुक, लहरें क्या कर रही हैं, घूंघट की तरह झलमली सी दिखाई पड़ रही, और शशि का निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। अब ये पूरा वर्णन हो चुका है परिवेश, आसमान से लेकर नदी तक का। अब देखिए, अब पहुंची चपला बीच धार। अब नदी के बीच धार में नाव पहुंच गई है। छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष्ण कोमल शरीर। धारा का कृष्ण कोमल शरीर। गर्मियों, ग्रीष्म ऋतु शुरुआत में ही कहा गया कि गर्मियों के दिनों में नदियां सूख जाती हैं, उनका जल कम हो जाता है। तो धारा का कृष्ण कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। दो दो बाहों से दूरस्थ तीर, दो तीर, दो किनारे ऐसे लग रहे हैं कि दो बाहें हैं, और नदी को अपने आलिंगन में ले रहे हैं। आलिंगन करने को अधीर। अति दूर क्षितिज पर विटप मान लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल। अब ये परिवेश क्या लग रहा है, माँ के उर पर शिशुसा समीप सोया धारा में एक द्वीप। धारा में, उस नदी की धारा में बीच में एक द्वीप है, और उसे देख के ऐसा लगता है कि नदी जो माँ के रूप में है, उसके उर, उसके हृदय से एक शिशु जैसा लगा हुआ एक द्वीप है। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन, वह कौन विहग, क्या विकल कोक उड़ता हरणे निज विरह शोक, छाया की को विलोक। तो ये कविताएं आपको ध्यान रखना है कि ये नौका विहार के वर्णन में कवि करता है। पहले नदी का वर्णन है, नदी के सौंदर्य का वर्णन है, फिर नौका जब बीच में जा रही है, नदी के बीच में पहुंच रही है, तब क्या है। अब जब नौका बीच में पहुंच गई तो पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार, डाड़ों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन स्फार। जब डाड़े चल रहे हैं जिससे नाव को खिया जा रहा है, तो भर भर मुक्ता फल फेन स्फार, फेन उठ रहे हैं, कुछ झाग उठ रहे हैं नदियों में, बिखराती जल में तार हार। ऐसा लग रहा है कि जब उसमें डाड़े चलाए जा रहे हैं नदी में, नदियों में नाव को खिया जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि जल में जो तारे आसमान से उनका प्रतिबिंब बन रहा है, वो तारे ऐसा लग रहा है कि वो बिखराती जल में तारों के हार को बिखराया जा रहा है जल में। इस तरह की पूरी झलमली आकृतियां बन रही हैं तारों की। चांदी के सीपों सीरलमल, नाचती रश्मियां जल में चल। जो चंद्रमा की रश्मियां हैं, रोशनी है, वो सांपों सी झलमला रही है पानी में, नदी के जल में। जैसे जैसे तरंगें चल रही हैं, हिलोर चल रही है, वैसे वैसे ऐसा लगता है कि सांपों की रलमल, नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। रेखाओं जैसा जो झलमलिया करती है वो दिखाई पड़ती है। लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ शशि, सौ सौ उड़ झिलमिल। जो लहरों की लतिका है नदी में, उसमें एक चांद ऐसा लगता है सौ सौ चांद है, क्योंकि सब झलमली आकृति में उसके कई सारे दृश्य बन रहे हैं। सौ सौ उड़ झिलमिल, सौ सौ तारों, तारे झिलमिला रहे हैं। फैले फूले जल में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहज था, हम बढ़े घाट को सहोत्साह। धीरे धीरे अब सरिता नदी का उथला प्रवाह दिखाई पड़ रहा है, लग्गी से था लेकर के हम बढ़े घाट को सहोत्साह। अब नाव को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं घाट की ओर। अब यहाँ पे वो बात आपको दिखाई पड़ेगी जो हम कह रहे थे कि एक दर्शन के रूप में कविता का अंत होता है। वो कैसे है कि ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, नाव किनारे आ रही है, कह रहे हैं ना कि हम बढ़े घाट को सहोत्साह, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर्मे आलोकित शत विचार। नाव किनारे लग रही है, नदी के बीच से नदी को देख लिया, नदी में प्रवेश करते हुए उसकी सुंदरता को महसूस कर लिया, लेकिन अब बाहर जा रहे हैं तो शत शत विचार उर्मे हो रहे हैं, आलोकित हो रहे हैं हृदय में, मन में। क्या, कि इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। धारा के जैसा ही है इस जग का क्रम, और शाश्वत इस जीवन का उद्गम, और इस जीवन का उद्गम शाश्वत है। शाश्वत है गति, शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास,
शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। ये सब कुछ शाश्वत है। जीवन शाश्वत है, जीवन का उद्गम शाश्वत है, इस जग का जो क्रम है वो शाश्वत है, इस नभ का नीलापन वो शाश्वत है। शशि चंद्रमा का यह रजत चांदी जैसा हंसना, चांदी जैसी रोशनी, ये शाश्वत है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, और छोटी छोटी लहरों का भी विलास, उनका आनंद भी शाश्वत है। तो यहां पहुंच करके पूरे जीवन से जोड़ दिया उन्होंने इस नौका विहार। ऐसी कविता है ये। और ये पंक्तियां जो आप देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। इस धारा साही जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है, गति शाश्वत संगम। इसे आपको ध्यान रखना है। ये नौका विहार कविता की पंक्तियां हैं। आगे भी है, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। ये जीवन भी, ये शाश्वत जीवन भी नौका विहार की तरह है, जहां चारों तरफ एक सौंदर्य है जिसे हमें देखना है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। मैं अपने अस्तित्व का ज्ञान भूल गया था, मैं इस जीवन का महत्व भूल गया था, जीवन की उपयोगिता भूल गया था। नौका विहार करते हुए वो अस्तित्व का ज्ञान हुआ मुझे, और शाश्वतता का यह प्रमाण मुझे मिला, और अब मुझे अमृत की प्राप्ति अपनी चेतना में हो चुकी है। तो इस तरह का एक दर्शन का भाव देखिए, नदी का सौंदर्य और कहाँ ये दर्शन का भाव, दोनों चीजें हैं। तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने भी लिखा है कि दोनों में बड़ी फाक नजर आती है, कि अब सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे तो सौंदर्य का वर्णन ही हो जाता। तो ये, लेकिन ये दर्शन से उन्हें जुड़ना भी था। कविता की अपनी प्रासंगिकता है, आप इसे उस रूप में याद कर सकते हैं। चलिए, तीसरी जो कविता है, संध्या। यहां आपको ध्यान रखना है कुछ ये कविता इस रूप में महत्वपूर्ण है कि कहो तुम रूपस कौन, हे रूपस तुम कौन हो, व्योम से उतर रही चुपचाप। संध्या क्या हो रही है, सूर्य अस्त हो रहा है और संध्या का प्रवेश हो रहा है, वो आसमान से, आकाश से नीचे उतर रही है। तब कवि पूछता है कि तुम इतनी, संध्या को सुंदरी कहा गया, संध्या सुंदरी। तो कहते हैं कि रूपस सुंदरी तुम कौन हो, व्योम से उतर रही चुपचाप, आसमान से चुपचाप धीरे धीरे उतर रही हो। सूर्य चला गया है और तुम अब उतर रही हो। छिपी निज छाया छवि में आप, सुनहला फैला केश कलाप, मधुर मंथर मृदु मौन, कहो तुम रूपस कौन। मधुर मंथर मृदु मौन, चुप भी हो, कौन हो तुम। आगे लिखते हैं, मूंद अधरों में मधु आलाप, पलक में निमिष पदों में चाप, भाव संकुल बंकिम भ्रू चाप, मौन केवल तुम मौन, कहो रूपसी तुम कौन। ग्रीव तिर्यक, जो तुम्हारा ग्रीव है, ग्रीवा वो तिर्यक, चंपक द्युतिगात, नयन मुकुलित नत मुख जल जात, देह छवि माया में दिन रात, कहाँ रहती तुम कौन। तुम कहाँ रहती हो, कौन हो, तुम्हारी ग्रीवा तिर्यक है, चंपक द्युति, चंपकों की जैसे तुम्हारा प्रकाश है, नत मुख नयन मुकुलित, मुकुल शीशे जैसा, आईने जैसा तुम्हारे तुम्हारा नयन है, नत मुख जल जात। तो इस तरह के सौंदर्य से रूपाई तुम कौन हो, रूपस तुम कौन हो, कहाँ रहती हो। अनिल पुलकित स्वर्णांचल लोल, मधुर नुपुर ध्वनि, खग कुल रोल। नुपुर की ध्वनि, नुपुर माने पायल की ध्वनि, खग कुल रोल, पक्षियों का जो कुल है वो रोल मचा रहा है, उनकी आवाज है। सीप से जल दो के पर खोल, उड़ रही नभ में मौन, कहो रूपसी तुम कौन। लाज से अरुण अरुण सुकपोल, लाज से संध्या का समय जो सूर्य अस्त हो रहा है तो वो लालिमा चारों तरफ दिखाई पड़ रही है। लाज से अरुण अरुण सुकपोल, ये तुम्हारे कपोल सुकपोल अरुण है, लाज से लाल हो गए। मदिर अधरों की सुरा अमोल, बने पावस घन स्वर्ण हिडोल, कहो एकाकिनी कौन, मधुर मंथर तुम मौन। तो एकाकिनी कह रहे हैं। तो कभी भी यदि पूछ ले परीक्षा में कि संध्या को किस नाम से संबोधित कर रहे हैं, रूपस कह रहे हैं, एकाकिनी कह रहे हैं, है ना। तो इस तरह की मधु, उसकी गति क्या है, मधुर है, मंथर है, मृदु है, मौन है। तो इस तरह के गुण संध्या में उन्होंने बताए हुए हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसका रचना काल 1930 ईस्वी है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अब एक तारा कविता है। एक तारा कविता, उसे हम थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे, इसमें क्या है।
रात्रि में एक तारा है, भोर में एक तारा अकेला दिखाई पड़ता है जो बड़ा सा है, आप सभी देखे होंगे। उसी जिसे ध्रुव तारा के नाम से भी हम जानते हैं, तो उसी उसी पे संभवतः ये कविता भी देखते हैं हम। लिख रहे हैं कि नीरव संध्या में प्रशांत, डूबा है सारा ग्राम प्रांत, पत्रों के आनत अधरों पर सो गया निखिल वन का मरमर। पूरे वन का मरमर पत्रों के आनत अधरों पर, पत्ते चुप है और पूरे वन का मरमर वहां पर सो चुका है। जो वीणा के तारों में स्वर, खग पूजन भी हो रहा लीन, निर्जन गोपथ अब धूलहीन। तो संध्या का जो अभी हमने ऊपर वर्णन देखा, संध्या के सौंदर्य को उन्होंने बताया है। ऐसे ही जब संध्या के बाद रात्रि हो रही है और खग पूजन भी हो रहा लीन, तो जैसे जैसे पक्षियों का पूजन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, निर्जन गोपथ अब धूलहीन, गोपथ जिस रास्ते से गौ आती है, गायें आती हैं, अब वो धूलहीन हो गया, यानी गाँव गायों का आना जाना बंद हो चुका है, वो अपने गंतव्य पे पहुंच चुकी है। धूसर भुजंग सा जिह्वा क्षीण, झिंगुर के स्वर सा प्रखर तीर, केवल प्रशांति को रहा चीर, संध्या प्रशांति को कर गंभीर, इस महाशांति का उर उदार, चीर आकांक्षा की तीक्ष्ण धार, जो वेध रही हो आर पार। इस महाशांति, जब चारों तरफ सब कुछ शांत हो चुका है, तो ये महाशांति का उर उदार, चिर आकांक्षा की क्षीण धार, तीक्ष्ण धार, जो वेद रहा हो आर पार। अब हुआ शांत स्वर्णाभ लीन, स्वर्णाभ हो चुका संध्या का समय, जो हमने कहा कि सूर्य अस्त हो रहा है और लालिमा पहुंच रही है। तो इन कविताओं को आप इस रूप में दे सकते हैं, संध्या के वर्णन से जुड़ा हुआ है। सब वर्ण वस्तु से विश्वहीन, सारी प्रकाशमान वस्तुओं से ये विश्वहीन हो रहा है, क्योंकि अब संध्या धीरे धीरे अपने पांव पसार रही है। गंगा के चल जल में निर्मल कुमला किरणों का रक्तोत्पल, वही बात है, गंगा के जल में जो किरण है शशि के, वो सारी चीजें उसमें दिखाई पड़े। है मूड चुका अपने मृदुतल, लहरों पर स्वर्ण रेख सुंदर। तो इस शाम के समय में नदियों पर जो लहरें हैं, नदियों की लहरें हैं, वो कैसे स्वर्ण रेख में बदल रही हैं, वो सारी चीजें। पड़ गई नील जो अधरों पर, अरुणाई प्रखर शिशिर से डर, तरु शिखरों में वह स्वर्ण विहग, उड़ गया लोल निज पंख सुभग, किस गुहा नीर नीड़ मेरे किस मग, मृद मृद स्वप्नों से भर अंचल, नवनील कोमल कोमल, नवनील नील कोमल कोमल, छाया तरुवन में तम श्यामल। अब जो है तरुवन में, वृक्षों से भरे हुए उस वन में तम श्यामल धीरे धीरे पड़ता जा रहा है। अब यहां से देखिए, पश्चिम नभ में हूं रहा देख, उज्ज्वल अमंद नक्षत्र एक, अकलुष अनित्य नक्षत्र एक, जो मूर्तिमान ज्योतित विवेक। पश्चिम नभ में देख रहा हूं एक उज्जवल अमंद, उज्जवल है, प्रकाशमान है, अमंद जो मंद नहीं है, एक नक्षत्र दिखाई पड़ रहा है आसमान में। और वो है कैसा? अकलुष, अनित्य जिसमें नींद नहीं है, और अकलुष माने जिसमें कालिमा नहीं है। और वो है कैसा? ऐसा लगता है पूरे आसमान में कि मूर्तिमान ज्योतित विवेक है, यानी प्रकाशमान विवेक का एक मूर्तिमान रूप है वो पूरे आसमान में, जिसे नींद नहीं आती, अनिद्य है, जिसमें कोई कालिमा नहीं है, अकलुष है। उर्मे हो दीपित अमर टेक, किस स्वर्णाकांक्षा का प्रदीप वह लिए हुए इसके समीप। कौन है वो जो आसमान में मूर्तिमान ज्योति विवेक की तरह दिखाई पड़ रहा है? एक तारा, जो बड़ा सा तारा आपको दिखता होगा, जिसे ध्रुव तारा कहते हैं, उसी पर यह कविता है। पश्चिम दिशा में वो दिख रहा है। मुक्तालोकित यो रजत सी, क्या उसकी आत्मा का चिरधन, स्थिर अपलक नयनों का चित्तन, क्या खोज रहा वह अपनापन। अकेला है पूरे आकाश में, क्या वो अपनापन खोज रहा है? दुर्लभ रे दुर्लभ अपनापन, लगता यह निखिल विश्व निर्जन, वह निष्फल इच्छा से निर्धन। वह निष्फल इच्छा से निर्धन की तरह है, क्योंकि दुर्लभ रे दुर्लभ अपनापन, इस विश्व में बहुत दुर्लभ है अपनापन। लगता यह निखिल विश्व निर्जन, ये निखिल संपूर्ण विश्व निर्जन लगता है जब अपनापन न हो। इस तरह का भाव एक तारा अकेला आसमान में है, उसको देख करके इनके मन में जागृत होता है कवि के। ये पंक्ति महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे देख लीजिएगा।
आकांक्षा का उच्छ्वसित वेग मानता नहीं बंधन विवेक। आकांक्षा जो भीतर जागृत होती है तो वो उच्छ्वसित वेग उसका होता है, वो कोई बंधन विवेक नहीं मानता। आकांक्षा का उच्छ्वसित वेग मानता नहीं बंधन विवेक। चिर आकांक्षा से हो थर थर उद्वेलित रे, अहरह सागर नाचती लहर पर हहर लहर। अविरत इच्छा ही में नर्तन करते अबाध रवि शशि उडगन, दुस्तर आकांक्षा का बंधन। रे उड, क्या जलते प्राण विकल, क्या नीरव नीरव नयन सजल। उड़, हे तारे, क्या जलते प्राण विकल, तुम्हारे प्राण जल रहे हैं विकल होकर। क्या नीरव नीरव नयन सजल, तुम्हारे नयन सजल हैं। जीवन निसंग रे व्यर्थ विफल, जिसका जीवन निसंग हो, कोई संग न हो, व्यर्थ विफल। एकाकीपन का अंधकार दुस्सह है इसका मूक भार, इसका इसके विषाद का रेर पार। ये पंक्ति आपको ध्यान रखनी है। एक तारा कविता से है ये। एकाकीपन का अंधकार, अकेलेपन का, एक एकांत होता है, एक अकेलापन होता है। तो एकाकीपन जो है वो अंधकार के रूप में है। दुस्सह है इसका मूक भार, कोई व्यक्ति अकेला अपने दुखों में पीड़ित हो, अपने मन में, मन की गहराइयों में दुखी हो तो वो एकाकीपन अंधकार के रूप में है। और ये मूक भार किसी से सहा नहीं जाता, इसके विषाद का रेन पार। उस अकेलेपन का जो विषाद है उससे पार पाना बहुत कठिन होता है। और उस तारे को अकेला आसमान में देख के यही महसूस करते हैं कवि। चिर अविचल पर तारक अबंध, जानता नहीं वह छंद बंद, वह रे अनंत का मुक्त मीन। ऐसा लगता है पूरे अनंत में, पूरे पूरे आसमान में इकलौता वह तारा, ऐसा लगता है कि कोई मुक्त मीन, कोई मछली हो जो अकेले तैर रही है पूरे आसमान की नदी में, अपने असंग सुख में विलीन। अपने असंग के सुख में विलीन है। अभी उसके दुख की बात भी कर रहे हैं, अभी ऐसा लग रहा है कि वो अपने सुख में सुखी होकर अकेले विचरण कर रहा है पूरे आसमान में, एक मुक्त मीन की तरह। तो उस तारे को क्या संज्ञा दे रहे हैं? मुक्त मीन, ध्यान रखेंगे। एक तारे को क्या संज्ञा दे रहे हैं? मुक्त मीन की संज्ञा दे रहे हैं, जो अपने असंग सुख में विलीन है। ठीक है। स्थित निज स्वरूप में चिर नवीन, निष्कंप शिखा सा वह निरुपम, भेदता जगत जीवन का तम, वह शुद्ध प्रबुद्ध शुक्र वह सम। ध्यान रखेंगे, शुद्ध है, प्रबुद्ध है, शुक्र है, वह सम। चलिए अंतिम पंक्ति देखते हैं। गुंजित अलिसा निर्जन अपार, मधुमय लगता घन अंधकार, हल्का एकाकी व्यथा भार, जगमग जगमग नभ का आंगन, लद गया कुंद कलियों से घन, वह आत्म और यह जग दर्शन। तो ये वह आत्म और यह जग दर्शन, यानी अंत में पहुंचते पहुंचते वो जो एक तारे को देख के, उसके सौंदर्य को देख के, फिर उसके एकाकीपन पे आ रहे हैं, फिर उसके मुक्तमीन की तरह विचरण की बात भी कर रहे हैं। तो ये एक जग का दर्शन भी उन्हें समझ में आता है। ये कविता 1932 में लिखी गई है, एक तारा, इसे ध्यान रखिए। अब एक कविता है भारत माता। भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल। मैला आंचल उपन्यास का नामकरण भी रेणु जी ने इसी कविता के आधार पे किया है। जब आप शुरुआती कविता उपन्यास का अंश पढ़ेंगे तो भारत माता कविता जो पंत जी की है, उसी के आधार पे उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, बताया है कि कैसे उन्होंने इस कविता के आधार पे उपन्यास लिखा। भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, भारत माता ग्राम वासिनी। अब इसके विषय में मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आप ऑनलाइन कविता कोश पे या अलग जगह से जब भारत माता कविता पढ़ते हैं, वो कविता अशुद्ध है। उस कविता का भाव बहुत कुछ बदला हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। अलग अलग संपादकों ने, अलग अलग लोगों ने अपने तरीके से कर दिया, लेकिन पंत जी की कविताओं का जो संग्रह हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज से छपा था, आधुनिक कवि नाम से भाग 2, उसमें पंत जी अपनी कविता को जब उसका चयन करके महत्वपूर्ण कविताओं को, अपनी पसंदीदा कविताओं का एक संग्रह तैयार करवा रहे हैं, तो उसमें कविता देखिए किस रूप में है कि भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला दृग श्यामल, शस्य भरा जनजीवन आंचल, गंगा यमुना में शुचि श्रम जल, शील मूर्ति सुख दुख उदासिनी, भारत माता ग्राम वासिनी। अब आप देखिए वो बात यहाँ इसमें नहीं मिलेगी, ये पहला ही पद मैंने पढ़ा।
चलिए दूसरा पद देखते हैं। दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तन से विषण मन, वह अपने घर में प्रवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। दैन्य जड़ित, और यहाँ मूल कविता के अंश में है, स्वप्न मौन प्रभुपद नत चितवन, होठों पर हंसते दुख के क्षण, संयम तप का धरती सामन, स्वर्ग कला भूपथ प्रवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। ग्राम में भारत माता जो है, भारत की अगर आप कल्पना करते हैं, देश की कल्पना कर रहे हैं, तो वो ग्राम में निवास करता है, वो ग्रामीण मन में निवास करता है। वहाँ की संस्कृति में, वहाँ के परिवेश में, वहाँ की भूमि में, वहाँ की कृषि में, वहाँ के वृक्षों में, फलों में, वहां निवास कर रही है भारत माता। लेकिन उसकी दशा दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, उसकी उसकी चितवन नत हो गई है, वो दुखी है, वो जर्जर है, अपने ही संतानों के दुखी होने से वो जर्जर है। अधरों में चिर नीरव रोदन। तो ये इस तरह से उन्होंने, जिन लोगों ने कविताओं का चुनाव किया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कविताएं हैं, वही उठा उठा के सारे लोग एडिट कर रहे हैं, तो मूल कविता नहीं पहुंच रही है। खैर परीक्षाओं में जो पूछा जाएगा वो भी इसी ढंग से ही पूछा जाएगा, क्योंकि मूल पुस्तकों से बड़ा मुश्किल है कि कोई खोजने का प्रयास करेगा। तो हम एक बार इसी को देख लेते हैं। 30 कोटि संतान नग्न तन, क्यों है भारत माता ग्रामवासिनी? खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल। क्यों है ये मैला सा आंचल? क्योंकि उस समय 30 कोटि संतान, 30 करोड़ आबादी की बात हो रही है उस समय। ध्यान रखिएगा, यही पूछता है। 30 करोड़ संतान, 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध क्षुधित, आधे पेट खाए हुए, शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी, वृक्षों के नीचे निवास करने वाले भारत माता ग्रामवासी। लेकिन मूल कविता में है कि 30 कोटि सुत अर्ध नग्न तन, अन्न वस्त्र पीड़ित अनपढ़ जन, झाड़ फूस घर के घर आंगन, झाड़ फूस के घर है, उन्हीं से बने हुए घर और आंगन है। प्रणत शीश तरुतल निवासिनी, तो प्रणत शीश यानी नतमस्तक, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने नतमस्तक कर दिया, नतमस्तक है। ऐसी जनता जहाँ पे हो, ऐसे लोग जहाँ पे उसकी संतान दुखी हो, तो नतमस्तक हो जाएगा। तरुतल निवासिनी, भारत माता की ग्रामवासिनी। शस्य, स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित शरदेन्दु हासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित। अब इसमें मूल कविता में है कि विश्व प्रगति से निपट अपरिचित। विश्व की प्रगति कैसी है? यानी स्वर्ण शस्य, स्वर्ण से भरा हुआ देश, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश पद तल लुंठित है। और इसमें है कि विश्व प्रगति से निपट अपरिचित, तो विश्व में जो प्रगति हो रही है उससे निपट है, अपरिचित है हमारे देश की जनता। तो भारत माता तो ग्रामवासिनी, मैला सा आंचल का होगा ही, अगर उसकी संतानें अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, मूढ़ हैं, आधे पेट खाई हुई है, तो भारत माता तो ऐसे में दुखी होंगी। उनका जो मन है वो कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित, ऐसा लगता है राहु ने ग्रसित कर लिया है। शरदेन्दु हासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमरांकित, नमित नयन नभ बाष्पाच्छादित, आनन श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। अंतिम है इसमें कि सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरती जन मन भय भव तम भ्रम, जग जननी जीवन विकासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। अब इसमें 1940 लिखा है, ये पुस्तक है जो कथा काव्य वाली, जो इस समय बहुत चर्चित है, संग्रह किया गया है अक्षर प्रकाशन द्वारा, उसमें ये कविता संकलित है। लेकिन जो मूल पुस्तक हमारे पास है सुमित्रानंदन पंत की, उसमें 1957 इस कविता का प्रकाशन वर्ष दिया है, स्वयं पंत जी ने दिया है। तो 1957 इसका सही उत्तर है। अगर परीक्षाओं में पूछा जाए और कहीं कभी विवादित हो प्रश्न, तो मूल पुस्तकों की ओर ही जाने का प्रयास करें। इसमें एक दो और पद हैं कि पंचशील रत विश्व शांति व्रत, जो नेहरू का पंचशील का सिद्धांत था, पंचशील रत विश्व शांति व्रत, युग युग से गृह आंगन श्रीहत, कब होंगे जन उन्नत जागृत, सोच मग्न जीवन विकासिनी, भारत माता
ग्रामवासी। उसे चाहिए लौह संगठन, सुंदर तन श्रद्धा दीपित मन, भव जीवन प्रति अथक समर्पण, लोक कलामयी रस विलासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। तो इस तरह की कविताएं पंत जी ने लिखी। बाद में उनके विषय में जो कहा जाता है कि समाजवाद की ओर वो अग्रसित हुए। तो जो छायावादी सौंदर्य चेतना थी उससे अलग आगे हट के समाज के लिए समाजोन्मुख विचारधारा की ओर वो आगे बढ़ रहे थे, उसका प्रतीक है भारत माता ग्रामवासिनी। ग्राम्या काव्य संग्रह में ये प्रकाशित है। ठीक है, अब अंतिम कविता देखते हैं। पतझड़ कविता का शीर्षक है, इसमें वही हूबहू लिख दिया गया है जो कविता का शीर्षक है। लेकिन पंत जी की इस पुस्तक में द्रुतझरो जगत के जीर्ण पत्र में पतझड़ कविता का शीर्षक दिया गया है। तो इस कविता का नाम है पतझड़, ध्यान रखेंगे। द्रुतझरो जगत के जीर्ण पत्र, हे त्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण, हिमताप पीत मधुवात बीत, तुम बीत राग जड़ पूरा छीन। द्रुतझरो जगत के जीर्ण पत्र, आपने सुना होगा प्रकृति के जीवन का श्रृंगार, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। इसीलिए ऐसी ही कामना से ये कहा जा रहा है कि बासी फूलों से प्रकृति का श्रृंगार नहीं होगा, इसीलिए द्रुत झर जाओ। ऐसे बासी फूल, ऐसे बासी जो जड़ पत्र हो चुके हैं, पत्ते सूख चुके हैं, पीले पड़ गए हैं, वो जल्दी झड़ जाए, वे हट जाए, क्योंकि नए पत्तों का आगमन हो रहा है। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे त्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण, हिमताप पीत मधुवात भीत, मधुवात से भीत हो चुके, तुम वीत राग जड़ पुराचीना, तुम पुराने हो चुके हो, जड़ जड़हीन, यानी कि पूरी तरह से तुम्हारे भीतर की चेतना, हरियाली, रस प्रवाह सब सूख चुका है। तो तुम अब जल्दी से झड़ जाओ, प्रकृति में नए का आगमन हो। निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, जगनीड़ शब्द और श्वासहीन, च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन। कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित, जीवन की मांसल हरियाली, मंजरित विश्व में यौवन के, जग जग कर जग का पिक मत वाली। कह रहे हैं कि कंकाल जाल में जग में फैले, अब तुम जल्दी से झड़ो, तो कुछ इस वृक्ष के कंकाल जो इनकी तरु शाखाएं हैं वो आगे बढ़े, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, पल्लवों की लाली नए रक्त प्रवाह की तरह आगे बढ़े, प्राणों के मरमर से मुखरित, उसमें प्राण का संचार हो, इसलिए तुम द्रुत झरो जगत के जीर्ण पथ, जल्दी से झर जाओ। मंजरित विश्व में यौवन के, जगकर जगकर जग का पिकमत वाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से, भर दे फिर नवयुग की प्याली। द्रुतझरो जगत के जीर्ण पत्र, इसका जो रचना वर्ष है 1934 बताया गया है, ध्यान रखेंगे। पतझड़ इस कविता का शीर्षक है कि पतझड़ तुम आए हो, तुम आओ, स्वागत है, लेकिन अब जल्दी से सारे ये पत्ते झड़ जाएं, ताकि प्राणों का मरमर सुनाई पड़े। प्राणों का मरमर, जब कोई किसी वृक्ष में पत्तियां आती हैं तो वो वृक्ष पूरी तरह से जीवंत दिखाई देता है, प्राणवान दिखाई देता है, और ऐसे का स्वागत करना चाहता है कवि अपनी कविताओं के माध्यम से। तो उम्मीद है आप जो पाठ्यक्रम में ये कविताएं हैं आप इससे परिचित होंगे। और हमने अब तक मध्यकालीन सभी कवि, रीतिकालीन कवि और आधुनिक कवियों में भी हमने राम की शक्ति पूजा वगैरह की बहुत महत्वपूर्ण जो हमारी क्लासेस थी उसके लिंक आपको प्रोवाइड करा है, आप लगातार उन्हें देखें, जिससे आप मूल टेक्स्ट से परिचित हो। आपके पास वस्तुनिष्ठ की तैयारी के लिए बहुत सारे आपने क्वेश्चन बैंक वगैरह रखे होंगे, लेकिन इन मूल टेक्स्ट को देखने पे आपको भी ये विश्वास होगा कि आपने तैयारी की है, आपने पाठ्य पुस्तकों को देखा है, उनके विषय में चिंतन किया है, कुछ आपने उसको अच्छे से तैयार कर लिया है, तो ये विश्वास आपका निर्मित होगा। तो आप इन क्लासेस को देखिए। हम आगे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी टेक्स्ट में ये काव्य का हिस्सा कंप्लीट हो। तो हमारे पास 1 महीने का समय है, वो पूरे मार्च हम गद्य वाली रचनाओं का, गद्य विधाओं का हम अध्ययन करें। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।